जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली दो टॉपिक्स के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सर्कुलर लूप एट इट्स एक्सिस। हम सर्कुलर लूप के मैग्नेटिक फील्ड को बेसिकली फाइंड करेंगे दोनों ही कंडीशंस में, सेंटर पे भी और उसकी एक्सिस पे भी। देखिए स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। अब देखिए लूप की जब आप बात करते हो और ये लूप भी आपको कैसा दिया है, सर्कुलर दिया हुआ है। अब सर्कुलर लूप क्या है, सर्कुलर लूप का मतलब सिंपली एक रिंग है, एक रिंग है या एक कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग वायर होगा, हम जिसको एक रिंग के फॉर्म में, एक सर्कल के फॉर्म में बेंड करके जब उसमें करंट पास कराएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये हमको ऑलरेडी मालूम है अकॉर्डिंग टू द ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। सपोज हमारे पास ये एक सर्कुलर लूप है, इस लूप में हमने ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में इतना तो पढ़ा हुआ है कि जब इस लूप में हम करंट फ्लो कराएंगे, व्हेन वी विल पास द करंट थ्रू दिस लूप, मान लीजिए इस लूप में हम कितना करंट पास करा रहे हैं, आई करंट पास कराते हैं। तो जब इसमें करंट पास होगा देन यू नो अकॉर्डिंग टू द ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। जैसे ही करंट पास होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और जब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा देन अकॉर्डिंग टू द बायो-सेवर्ट लॉ हम इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, क्योंकि ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से क्लियर था कि जैसे ही करंट पास होगा ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और हमको कहां पे फाइंड करना है इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसके सेंटर पे, बाय यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ। तो इसके लिए करते क्या है, लेट वी विल कंसीडर ए रिंग। सपोज हमने एक रिंग लिया दैट इज ऑफ रेडियस, ये रिंग है, इस रिंग की रेडियस हम कितनी लेते हैं, दैट इज ऑफ रेडियस आर। आर रेडियस का एक रिंग है एंड अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू दिस रिंग इज आई। रिंग की रेडियस आर है और कितना करंट इससे पास हो रहा है, आई करंट पास हो रहा है। अब एक बहुत कॉमन सी बात समझिए, जब हम इसमें करंट पास कराएंगे ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड करना है एट सेंटर ओ पे फाइंड करना है। बट ये बात भी क्लियर है कि बायो-सेवर्ट लॉ केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट। तो पूरे रिंग का तो हम एक बार में कर नहीं सकते। अब अगर हम पूरे रिंग का एक बार में नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, हम इसका एक एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज ये जो वायर है या जो रिंग है, इस रिंग का हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये ठीक, इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dl। अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इस टाइम पे अगर आप बात करोगे कि क्या, जब बात करोगे मतलब बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन की बात आती है, तो अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है। बायो-सेवर्ट लॉ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप ड्यू टू एलिमेंट, जो एलिमेंट हमने ले रखा है उस एलिमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है dB इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे आई dl साइन थीटा की बात करेंगे। अब देखो थीटा कैसे निकालेंगे, जब आप एलिमेंट की बात करते हो तो फॉर दिस एलिमेंट जो डायरेक्शन होगी करंट की वो क्या होगी, इस एलिमेंट पे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ये हो जाएगी, क्योंकि करंट इस लूप में फ्लो हो रहा है। करंट कैसा है, टेंजेंशियल है, और जब करंट टेंजेंशियल होगा दैट मींस जो रेडियस के साथ एंगल बनेगा वो कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो आई डॉट dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर था, ये एक आपने एलिमेंट ले लिया, इस एलिमेंट का रेडियस के साथ कितना एंगल होगा, रेडियस के साथ एंगल है 90 डिग्री का। तो अगर यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है तो यहाँ पे आप ये भी यूज कर सकते हो dB इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू dl बाई आर स्क्वायर, क्योंकि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कि थीटा इज इक्वल कितना था, 90 डिग्री, एंड साइन 90 इज इक्वल कितना होता है, 1 होता है।
तो साइन 90 यहाँ पे जैसे ही आप 1 रखोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी I डॉट डी एल बाई आर स्क्वायर। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड आया है किसका, एट द सेंटर ड्यू टू द करंट एलिमेंट। बट हमारा टास्क एलिमेंट को फाइंड करना नहीं है, हमारा टास्क क्या है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट रिंग। पूरे रिंग का मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड करना है। और जब पूरे रिंग के मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं, नाउ फॉर कंप्लीट रिंग, फॉर कंप्लीट लूप, ठीक है, पूरे लूप का आप बात करते हो तो ये क्या हो जाएगा, B इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ dB। ठीक, अब यहां पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ dV का मतलब क्या है कि आप इसमें बात कर रहे हो इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई I डॉट डी एल बाई आर स्क्वायर। अब देखो ये dl के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो, जब आप पूरे लूप के लिए बात करोगे तो पूरे लूप के लिए इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, ये जो एलिमेंट है इसका मिनिमम साइज कितना हो सकता है, 0, और मैक्सिमम यानी कि पूरा का पूरा लूप जब आप ले लोगे तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। तो मैक्सिमम लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। दैट मींस इसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू 2 पाई आर। ठीक, 0 टू 2 पाई आर। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने पे अभी आपको क्या मिलेगा, b, ऊपर बात कर लेते हैं, b इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर स्क्वायर, बाहर आ जाएगा आई बाई आर स्क्वायर। और देखो यहाँ पे सिंपली अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dl बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl, और लिमिट कितनी है, 0 टू 2 पाई आर। अब देखो dl को आप इंटीग्रेट करोगे देन यू विल फाइंड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये आई बाई आर स्क्वायर एज इट इज है, और ये आपका dl का जब आप बात करोगे 0 टू 2 पाई आर। वैसे तो इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल क्या होगा, l, लिमिट है 0 से 2 पाई आर, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 2 पाई आर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल, तो 2 पाई आर माइनस 0 आएगा। और जब हम 2 पाई आर माइनस 0 करेंगे दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी ओवरऑल, जब आप इसमें वैल्यू प्लेस करोगे देन यू विल गेट 2 पाई आर। अब देखो जब आप इसमें सॉल्व करोगे ये 2 पाई आर आपका आ गया, आर से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से अगर 4 पाई को कैंसिल करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या लिख सकते हो, b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, इनटू ये क्या है, आई बाई आर इंटू 2 पाई। एक तो आप ये लिख सकते हो, या बहुत सिंपली अगर हम बात करते हैं तो कैंसिल ही कर लेते हैं, आर से इसका स्क्वायर कैंसिल और 2 पाई से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल करेंगे तो 2, b इज इक्वल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, v इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाई आर। एक तो ये हो गया, या इसी को और थोड़ा सा आप चेंज करके ये भी लिख सकते हो, b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई इंटू आई बाई आर। ठीक, वो एक ही बात है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो ये कांस्टेंट बन जाता है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पूरा एक कांस्टेंट बन जाता है और हम उसकी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक, और वैल्यू रख सकते हैं तो हम डायरेक्टली उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। थोड़ा सा अगर आप इसको अलग तरीके से नोट करना चाहो तो आप इसको ये भी नोट कर सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू क्या आएगा यहाँ पे 2 पाई। ये कंप्लीट रिंग का हो गया। अब यहां से एक चीज तो समझ लीजिए बहुत कॉमन, क्या कि जब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप तो कितना आ रहा है, b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाई आर। यानी कि दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लूप। वो दो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, एक होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और दूसरा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कई बार ऐसा होता है कि आपको ग्राफ ड्रॉ करने को बोल दिया जाता है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम ये रिलेशंस यूज कर सकते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर करंट के साथ ग्राफ ड्रॉ करना है देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा, रेडियस के साथ बात करनी है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा। और यहाँ पे एक बात बहुत कॉमन समझिए,
हमने अप्लाई किया है बायो सेवर्ट लॉ। पहले हमने एलिमेंट के लिए फाइंड किया, साइन थीटा की वैल्यू रखी, देन हमने कंप्लीट लूप के लिए उसको क्या कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है। और जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे ये हमको मिल जाएगा v इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाई आर। क्लियर? और हम इसके थ्रू इसको यूज करके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम यहां पे नहीं आती। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता है एट द सेंटर, बट हमको कंप्लीट लूप गिवन नहीं होता। मान लीजिए कोई सर्कुलर आर्क दे दी या एक छोटा सा पार्ट दे दिया इसी का, ठीक है, कंप्लीट लूप गिवन नहीं होगा, तब हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए भी हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आर्क। तो किसी भी सर्कुलर आर्क का मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। सपोज हमको एक आर्क दे रखा है, ये दे रखा है एक, ठीक, इस आर्क में बोल दिया गया कि करंट फ्लो हो रहा है आई, और ये जो आर्क है, इस आर्क की जो रेडियस है, इस आर्क की जो रेडियस है वो हमको गिवन है। सपोज इसकी रेडियस हमको दे रखी है इस टाइप से, ये सेंटर हो गया, और इसकी रेडियस दे रखी है आर, एंड इट विल मेक एन एंगल थीटा एट इट्स सेंटर। ये एक सर्कुलर आर्क हमको दे रखा है, रेडियस आर है और ये अपने सेंटर पे कितना एंगल प्रोड्यूस कर रहा है, थीटा। अब अगर आपसे ये बोला जाए कि इसका मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस आर्क एट इट्स सेंटर, तो आप बहुत कॉमन सी बात समझ लीजिए। हमने क्या फाइंड किया था? हमने ये बात की थी फॉर एलिमेंट ऑफ सर्कुलर लूप हमने फाइंड किया था कि जो dB होगा दैट इज इक्वल क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू DL बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम इस लूप के लिए बात करते हैं फॉर गिवन लूप, गिवन आर्क, ठीक है, गिवन आर्क के लिए अगर आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू DL बाई आर स्क्वायर। अब देखो लिमिट हमको प्लेस करनी है, लिमिट क्या होगी DL की? तो कोई भी सर्कुलर आर्क जब आपको दिया जाएगा तो एक कॉमन सा फॉर्मूला समझिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा है एंगल का, किसका, एंगल का। एंगल इज इक्वल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि अगर आप यहां से आर्क लेंथ की बात करते हो तो आर्क लेंथ इज इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल इंटू रेडियस। ठीक, एंगल आपको दे रखा है, आर्क लेंथ कितनी है, आर्क लेंथ आपको फाइंड करनी है, ठीक, आर्क लेंथ फाइंड करनी है, ये कितना दे रखा है, एंगल है फाई इंटू रेडियस कितनी है आर। ठीक, तो कितना हो गया, फाई इंटू आर। यही वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से फाई इंटू आर। करेंगे हम इसको इंटीग्रेट, तो b इज इक्वल देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और i बाई आर स्क्वायर भी बचेगा, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dl 0 टू फाई इंटू आर। इंटीग्रेट आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर स्क्वायर, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो dl का इंटीग्रेशन आएगा l, और वैल्यू लिमिट हो जाएगी 0 टू फाई आर। जब इनिशियल लिमिट 0 होती है तो जो वैल्यू है वो फाइनल लिमिट के ही टर्म्स में आनी है, ये ऑलरेडी आपको मालूम है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, फाई आर। आर से स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, देन वी विल गेट v इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू फाई। यहां पे एक चीज जरूर याद रखनी पड़ेगी हमको, जो फाई है, फाई की वैल्यू किस में रखेंगे, इन रेडियन, डिग्रीज में नहीं रखना है, किस में रखना है, रेडियन में रखना है। यानी कि अगर 60 डिग्री दे रखा है तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई बाई 3 के टर्म्स में, 90 डिग्री दे रखा है तो पाई बाई 2, 45 डिग्री दे रखा है तो पाई बाई 4, 45 नहीं रखेंगे, हम रेडियन के टर्म्स में ये वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व कर पाएंगे।
ठीक है, अगर हम चाहते तो हम पीछे भी सॉल्व कर सकते थे इसको। कैसे कर सकते थे कि जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि हमने 2 पाई लास्ट में नोट किया हुआ है, किसके लिए है? सर्कुलर लूप। लूप मतलब कंप्लीट सर्किल, कंप्लीट सर्किल का एंगल मतलब 2 पाई 360 डिग्री, 360 डिग्री को 2 पाई लिखा। और अगर ये कंप्लीट नहीं होगा तो जितना एंगल होगा हम उतना लिख देंगे। कितना आ जाएगा? b इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू फाई। ये किसके लिए हो गया? फॉर सर्कुलर आर्क। ठीक, अब देखिए हमने मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बात करी है, हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द आर्क बात करी है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे अब देखो मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड तो कर लिया कि कितना होगा एट द सेंटर ड्यू टू द आर्क और ड्यू टू द कंप्लीट लूप, बट हमको ये भी मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर के लिए केवल मैग्नीट्यूड काफी नहीं होता, हमको क्या और फाइंड करनी होती है? डायरेक्शन। तो सर्कुलर लूप जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एट इट्स सेंटर, उसको फाइंड करने की, उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या है? बहुत अच्छे से हम बात करते हैं कि राइट हैंड पाम रूल क्या है। Orient the thumb of your right hand perpendicular to the grip of the fingers such that the curvature of the finger points in the direction of center current in the circular coil. Then the outstretched thumb will point in the direction of magnetic field on the circular coil. यानी कि ये मान लीजिए अगर आपके पास सर्कुलर कॉइल है और इसमें करंट इस टाइप से पास हो रहा है, इस डायरेक्शन में, हम क्या करेंगे? अपने राइट हैंड को इस टाइप से स्ट्रेच करेंगे, इस टाइप से, थंब और फिंगर्स परपेंडिकुलर। फिंगर्स को हम कर्व करेंगे किसकी डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में। देखो थंब हमारा किधर है? बाहर की तरफ है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। दैट मीन्स क्लियरली स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर हम अपने राइट हैंड को इस टाइप से स्ट्रेच करें कि थंब और फिंगर्स कैसी रहे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, देन द इफ द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप, देन आउट स्ट्रेच्ड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा हमने आपको बताया था कि एक लॉ होता है जिसको हम हर जगह यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द राइट हैंड पाम रूल। क्या होता है राइट हैंड पाम रूल? बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि राइट हैंड को इस टाइप से आप स्ट्रेच करेंगे, और राइट हैंड को स्ट्रेच करने के बाद अब ये देखो करंट ऐसा है, घूम के इधर जाएगा, इधर, कि राइट हैंड को आप स्ट्रेच करिए सो दैट द थंब एंड द फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आप अपने पाम को इस टाइप से अलाइन करें कि थंब आपका करंट की डायरेक्शन में हो, फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ इंडिकेट करें जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। देन जब आप फिंगर्स को बेंड करोगे वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। यानी कि हमने ऐसा किया, परपेंडिकुलर, थंब किधर? करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स किधर इंडिकेट कर रही हैं? सेंटर की तरफ। फिंगर्स को बेंड करेंगे किधर? बाहर की तरफ। ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। तो राइट हैंड को इस टाइप से स्ट्रेच करो कि थंब करंट की तरफ हो, फिंगर्स उस पॉइंट पे इंडिकेट करें जहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। देन फिंगर्स को जब आप बेंड करोगे, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर? या तो आप इस तरीके से, नहीं तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हो, कर्ल फिंगर्स का करंट की डायरेक्शन में, थंब कैसा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। क्लियर? अब देखो डायरेक्शन की भी बात हो गई, अब कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करना चाहेंगे, क्योंकि हम जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल्स उससे रिलेटेड जो भी होते हैं कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, तो हमारा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। और बेसिकली फिजिक्स में न्यूमेरिकल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन के बारे में क्या है, कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो क्वेश्चन बन जाएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। क्या है क्वेश्चन? देखिए पहला ही क्वेश्चन आर्क का आ गया आपका। अब इसमें देखिए, द वायर shown in the figure carries a current of 10 ampere. Determine the magnitude of magnetic field at the center O given radius of the coil, bent coil is 3 centimeter. अब देखो ये वायर है, इस वायर में अगर ध्यान से आपसे पूछा जाए कि कितने मैग्नेटिक फील्ड होने चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड केवल यहां पे बेंट कॉइल का नहीं होगा। आइडियली अगर बात की जाए तो ये जो वायर्स हैं ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे,
बट ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, वो इन वायर्स की एक्सिस पे है। किस पे है? एक्सिस पे है। अब एक्सिस पे होने के कारण इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो हो गया, बचा क्या? लूप बचा। ठीक है, लूप जो बच रहा है उसके लिए अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बेंड कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल, ये जो कॉइल आपको दे रखी है इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना? फॉर्मूला आपने यूज किया हुआ है आर्क वाला। फॉर आर्क जब आप बात करते हो तो B इज इक्वल क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर, और ये हो जाता है आपका फाई। फाई मतलब एंगल। ठीक, अब यहाँ पे एंगल की बात करते हो तो देखो नीचे एंगल कितना दे रखा है? 90 डिग्री। कई बार हमको कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि 90 डिग्री दे रखा है, हम 90 डिग्री यूज कर देंगे। ये 90 डिग्री कॉइल का एंगल नहीं है, 90 डिग्री तो नीचे ओपन वाले सेक्शन का है। ओरिजिनल एंगल जो हमको यूज करना है वो क्या होगा? वो एंगल होगा ये वाला, कितना? 270 डिग्री। 270 डिग्री का मतलब 3 पाई बाई 2, कितना? 3 पाई बाई 2। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? V इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू दी पावर -7। आई कितना दे रखा है? 10 एम्पियर। आर कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। तो 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 पाई बाई 2। 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक है, 3 से अगर ये 3 हम कैंसिल करेंगे तो इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल, कैंसिल करके हमारे पास क्या बचेगा? V इज इक्वल, ये तो आ गया पाई बाई 2। ठीक, पाई बाई 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 10 टू दी पावर, ये ऊपर जाएगा तो -5, एक इसका कम हो जाएगा -4 इंटू 10 टू दी पावर -4 टेस्ला। ठीक, ये आ गया किसका? कॉइल का। अगर हम यहां पे बात करते हैं एट द सेंटर नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो बेसिकली 3 होने चाहिए थे, बट यहाँ पे ये जो दोनों वायर वाले सेक्शंस लगे हुए हैं ना, एंड ए बी और ये वाला, इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, दोनों वायर्स का। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि सेंटर जो है वो इन दोनों वायर की लाइन में यानी कि एक्सिस पे आता है, और एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कितना हमने पढ़ रखा है? 0। तो स्ट्रेट वायर का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन हो गया, आसान था। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिल्ली एग्जाम 2017 में भी आया हुआ है। टू आइडेंटिकल लूप्स P and Q each of radius 5 cm are lying perpendicular to plane, lying in perpendicular planes such that they have common center as shown in the figure. Find the magnitude and direction of the magnetic field at the common center of the two coils if they carry currents equal to 3 ampere and 4 ampere respectively. इसमें करंट कितना है P वाले में? इसमें करंट है 3 एम्पियर। इसमें करंट कितना है? इसमें करंट है 4 एम्पियर। तो बेसिकली अभी डायरेक्शन करंट की दी नहीं है, बट दोनों में हम क्लॉकवाइज मान के चल रहे हैं। एक कॉइल ऐसी है, एक कॉइल ऐसी है, बट दोनों हैं कैसे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर विद कॉमन सेंटर। अब देखो, अगर हम P वाले में बात करते हैं कि P वाले में मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एक कॉइल ऐसी है, ठीक, करंट क्लॉकवाइज ऐसा हमने माना हुआ है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? देखो, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसी कर्ल है, इस टाइप से, थंब किधर जा रहा है? नीचे।
तो इसका मैग्नेटिक फील्ड P वाले का नीचे की तरफ होगा। किस तरफ होगा? नीचे की तरफ। इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ P। Q वाले की अगर आप बात करते हो तो Q वाले में आपने करंट इधर माना हुआ है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? पीछे की तरफ होगा। ठीक, ऐसा अगर आपने माना हुआ है, ऐसा जा रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? पीछे की तरफ होगा। यानी कि इसके मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम माने तो ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा, BQ। क्योंकि ऑलरेडी जब हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो एक का ये हो गया, यानी कि P वाले का Q के प्लेन में आएगा और Q वाले का P के प्लेन में आएगा। दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी कि इनके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। अब जब बात आप मैग्नेटिक फील्ड की करते हो तो देखो, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर अगर आप फाइंड करोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो देखो सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हो आप? बी वेक्टर इज इक्वल क्या होगा? बीपी वेक्टर प्लस बी क्यू वेक्टर। ठीक, क्योंकि दोनों कैसे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल रूट बीपी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस 2 बीपी इंटू बी क्यू कॉस 90। आपने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऐड कर दिए, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट मींस b इज इक्वल अंडर रूट बीपी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। ठीक, अब आती है बात बीपी और बी क्यू होंगे कितने, तो यहां पे वो भी बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ P, बीपी इज इक्वल क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू कितना है रेडियस? ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला होता है आई अपॉन आर, आई अपॉन आर। अच्छा, सर्कुलर लूप है तो सर्कुलर लूप के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं? म्यू नॉट अपॉन 2 यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? म्यू नॉट अपॉन 2 या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर माइनस 7। आई कितना है? करंट पहले वाले में 3 एम्पियर, रेडियस कितनी है? 5 इंटू 2 पाई। यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं, ओके, इसको म्यू नॉट अपॉन 2 ही रहने देते हैं, थोड़ा सा और आसान कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाई आर, यानी कि म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू ये कितना है? 3 एम्पियर और आर कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। ठीक है, अगर हम यही बात करते हैं यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10, और 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, तो 10 टू दी पावर माइनस 1 इंटू 3। ऐसे ही हम बात करते हैं बी क्यू की, तो बी क्यू कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 2, ठीक है, एंड बी क्यू इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाई आर। इसके हिसाब से अगर हम सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट बाई 2, आई कितना है इसका? 4 एम्पियर अपॉन आर, यानी कि 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा म्यू नॉट बाई 10 टू दी पावर माइनस 1 इंटू 4। दोनों वैल्यू यहां रख लो। हमने एक एक लूप का अलग अलग फाइंड किया और अलग अलग फाइंड करके अब हम यहां पे रखेंगे। जब यहां पे रखेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगी? b इज इक्वल रूट स्क्वायर है तो म्यू नॉट अपॉन 10 टू दी पावर माइनस 1 इंटू 4 इंटू 3 था, 3 होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट इंटू अपॉन 10 टू दी पावर माइनस 1 इंटू 4 होल स्क्वायर। अब जरा देखो क्या बाहर आ रहा है?
जो बाहर आएगा वो क्या होगा, b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 10 टू दी पावर -1 बाहर आ गया, और ये क्या रह जाएगा, इन रूट वी हैव 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 10 टू दी पावर -1 का होल स्क्वायर कॉमन था, रूट के बाहर आया तो होल स्क्वायर मतलब जो स्क्वायर था वो कैंसिल हो गया। अब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कितना होगा 5। अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली इधर नोट कर लेते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा ये जो है हम इसको कहाँ नोट कर रहे हैं, इधर, इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 अपॉन 10 टू दी पावर -1, म्यू नॉट की वैल्यू हमने रख ली, अपॉन में 10 टू दी पावर -1 था वो भी रख लिया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट के अंदर है, यानी कि ओवरऑल सॉल्व होके ये कितने आएंगे 5। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा b इज इक्वल 20 पाई इंटू 10 टू दी पावर -6, या हम इसको कर सकते हैं b इज इक्वल 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर -5 टेस्ला। क्लियर। तो देखिए दो लूप थे, दोनों लूप के लिए हमने अलग अलग बीपी और बीक्यू निकाला है, उसके बाद वेक्टर एडिशन वाले फॉर्मूले से हमने इनको सॉल्व किया हुआ है, वैल्यू रखेंगे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये तभी बहुत आसानी से हो सकता है जब आपने थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से पता होंगे, ठीक, क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट नहीं है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक की, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो अभी तो देखो हमने कहां बात किया था, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस। एक्सिस का मतलब क्या होता है कि कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर, उसके सेंटर से जो लाइन पास होती है दैट इज कॉल्ड एक्सिस। अब इसी एक्सिस के लिए हम क्या करते हैं, लेट वी विल कंसीडर एक कॉइल, हमने एक कॉइल कंसीडर करी है ये, ठीक, ये एक कॉइल है, और इस कॉइल के बारे में जब हम बात करते हैं कि इस कॉइल की रेडियस, ये सेंटर है, सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ कॉइल, ये कॉइल का सेंटर है, और इसके सेंटर से परपेंडिकुलर, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक लाइन हम यहां पे मानते हैं कि एक लाइन पास हो रही है, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस। अब इसी एक्सिस पे हम एक पॉइंट मानेंगे, कोई भी पॉइंट जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा। सपोज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लूप इज I and we have to find the magnetic field at a point P that is at x distance from the center of loop। लूप के सेंटर से कितना है, x डिस्टेंस पे है, अगर ये डिस्टेंस x है, ठीक, एंड द रेडियस ऑफ दिस लूप इज a, रेडियस हमने कितनी मानी है, a मानी है। अब देखो इस पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, पूरे लूप का आप एक बार में कर नहीं सकते, हम करेंगे क्या, हम एक छोटा सा इसका एलिमेंट लेंगे, लेट वी विल कंसीडर 2 आइडेंटिकल लूप्स एलिमेंट्स ऑफ लेंथ dl ऑन द अपोजिट साइड्स, डायमेट्रिकली अपोजिट, हम डायमेट्रिकली अपोजिट दो एलिमेंट मानेंगे, कितनी लेंथ के, dl लेंथ के, एक ये है, और डायमेट्रिकली अपोजिट हमने एक दूसरा एलिमेंट ले लिया, इसकी भी लेंथ कितनी है, dl। अब यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड करना है, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू एलिमेंट dl। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू एलिमेंट dl, इस एलिमेंट dl का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, dB इज इक्वल क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl
साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब यहां पे देखो करंट एलिमेंट के लिए जब आप बात करते हो लूप के लिए, तो हमने आपको पहले भी बताया था फॉर सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के लिए जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और साइन थीटा कितना हो जाएगा 1। यानी कि ये सब चीजें अगर हो जाती हैं तो ये dB कितना रहेगा आपके पास, dB इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डी एल बाई आर स्क्वायर। अब ये R क्या है, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड द गिवन पॉइंट। जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस है, कहां से, एलिमेंट से। तो अब एलिमेंट जहां पे हमको दिया है वहां से हम अगर डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं तो देखो डिस्टेंसेस कितनी होंगी, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई R, और इधर से हम देखेंगे तो डायमेट्रिकली अपोजिट है, आइडेंटिकल है, तो ये इनकी भी डिस्टेंस R, ये R और ये भी R। अब एक बहुत कॉमन सी बात समझना, ये R बेस कितना है x, परपेंडिकुलर कितना है a, हाइपोटेनियस कितना है r, तो r इज इक्वल होगा क्या, दैट इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जरा देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की अगर आप बात करते हो तो मान लीजिए ये लूप है और इस लूप के आप मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो, करंट को हम कुछ ऐसा मानते हैं इधर की तरफ, ठीक है, करंट इधर फ्लो हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग जब आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, करंट ये पॉइंट की तरफ इंडिकेट कर रहा है, मान लीजिए करंट इधर है, ये पॉइंट की तरफ ऐसे इंडिकेट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसा आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा लूप रखा हुआ है, ठीक है, करंट ऐसा सर्कुलेट कर रहा है, तो ये ऐसा हो गया, ऐसा हल्का सा इंक्लाइंड, और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, यानी कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इधर, ठीक, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ये दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट को हम मान लेते हैं x, इस एलिमेंट को हमने मान लिया है x, इस एलिमेंट को हमने मान लिया है y, तो ये x का मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया। ऐसे ही b का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी इसके परपेंडिकुलर होगा, वो इसके परपेंडिकुलर होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया किसका, y का। यानी कि अगर आप बात करते हो तो ये जो आप बात कर रहे हो ना डी बी एक्स इज इक्वल डी बी बाई, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, डी बी एक्स इज इक्वल डी बी बाई, केवल डायरेक्शनली चेंज है क्योंकि आइडेंटिकल है, सेम लेंथ के हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट है, डिस्टेंसेस भी सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम रहेगा। अब यहां पे देखो पॉइंट पी पे जब आप बात करते हो तो पॉइंट पी पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो दो मिल गए, एक dbx मिल गया, एक db बाई मिल गया, और अब आप बात करते हो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की, तो नाउ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट p। अब देखो p पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, ये तो दो एलिमेंट है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि सबका तो डायरेक्शन अलग अलग है, और जब सबका डायरेक्शन अलग अलग होगा तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कंपोनेंट में। तो देखो ये हम ये मान लेते हैं ये एंगल कितना हो गया, सपोज दिस एंगल इज अल्फा, तो जब हम इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा बाय द ज्योमेट्री। और यहाँ पे जब ये एंगल अल्फा है, अब क्लियरली समझिए, ये एंगल अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी बी कॉस अल्फा, क्योंकि ये अल्फा था, और इस तरफ आएगा आपका डी बी, इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आएगा आपका डी बी साइन अल्फा, ठीक। ऐसे ही आप बात करते हो डी बी बाई के लिए, तो डी बी बाई के लिए अगर आप बात करोगे यहाँ पे तो कितना होगा, यहां से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये एंगल भी अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ये अल्फा ये डी बी, तो ये क्या हो जाएगा डी बी कॉस अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर इधर जाएगा डी बी साइन अल्फा। अब यहां पे देखो जरा,
ये dB cos अल्फा से dB cos अल्फा इक्वल एंड अपोजिट है, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इक्वल है और अपोजिट है, दैट मीन्स इन दोनों का ओवरऑल हो गया 0। अब बचते हैं ये दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में आ गए, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे इन दैट केस क्या होगा, ये तो 2 के लिए है, ऐसे ही हम जितने भी एलिमेंट मानेंगे तो डायमेट्रिकली अपोजिट जितने एलिमेंट होंगे सारे एलिमेंट्स के कॉस कंपोनेंट आपस में कैंसिल होते जाएंगे, केवल और केवल क्या बचेंगे, साइन कंपोनेंट्स बचते जाएंगे, क्या बचेंगे, केवल और केवल साइन कंपोनेंट बचते जाएंगे, कॉस कंपोनेंट सबके कैंसिल हो रहे होंगे, और जब सबके कॉस कंपोनेंट कैंसिल होंगे साइन कंपोनेंट बचेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने का बहुत कॉमन सा तरीका है, V इज इक्वल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट या इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन अल्फा, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन अल्फा। अब dB साइन अल्फा की जब आप बात करते हो तो B इज इक्वल, dB की वैल्यू क्या रखोगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा इज इक्वल क्या होगा, साइन अल्फा इज इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि a अपॉन आर। अच्छा, अब इसमें लिमिट भी लगानी है dl की, इंटीग्रेशन कर रहे हो किसके रेस्पेक्ट में, dl के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी 0 से 2 पाई आर, जो होती है लूप के लिए, कितनी होती है लिमिट, 0 से 2 पाई आर। अब यहाँ पे देखो 0 से 2 पाई आर लिमिट लगा दी, जो कांस्टेंट थे बाहर ले आएंगे, फटाफट लाएंगे, क्या होगा, 0 बाई म्यू नॉट बाई 4 पाई, खटाखट सब बाहर आएगा, ठीक है, आई इंटू ए बाहर आ गया, अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो गया, आर क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ dl 0 टू 2 पाई, आर नहीं है, रेडियस कितनी है, a है, तो यहां a होगा 2 पाई a। अब देखो जरा, करिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे तो जो बाहर था उस पर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्या रहेगा, b इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू ए अपॉन आर क्यूब की वैल्यू, आर की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dl आएगा, ये वैल्यू आएगी l, और l की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 पाई a, ठीक, करेंगे 2 पाई से 4 पाई को कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 2, देन वी विल गेट b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 आई a इंटू ए स्क्वायर अपॉन ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट में है, होल पावर 3 है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। ये जो फॉर्मूला आया है, इट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक उसी तरीके से किया, यहाँ केवल थोड़ा सा चेंज कहाँ आया कि यहाँ पे हमने 2 एलिमेंट लिए थे आइडेंटिकल, दोनों के कंपोनेंट जब हम फाइंड करेंगे तो साइन कंपोनेंट कैंसिल होंगे, और केवल इन दोनों के कैंसिल नहीं होंगे, डायमेट्रिकली अपोजिट जितने भी होंगे सबके साइन कैंसिल होते जाएंगे और कॉस एक डायरेक्शन में आके ऐड होते जाएंगे, तो हम कॉस को ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी कॉस कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी कॉस कैंसिल हो जाएंगे, साइन को हम ऐड करते जाएंगे, और साइन ऐड करके हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे, देन वी विल गेट दिस फॉर्मूला। क्लियर है। अब यहाँ पे बात आती है x की, तो ये ठीक है, फॉर्मूला था अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ओके, ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। अब यहाँ पे एक बात समझिए, ये हो गया, ठीक, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस। अब एक्सिस पे अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड किया है तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे हमको, न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करते हैं। क्या है, देखिए पहला फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए
at what distance from the center on the axis of the coil will the magnetic field be 1/8 of its value at center। यानी कि कितनी डिस्टेंस पे इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका 1/8 तो होगा। अगर हम लूप ले रहे हैं तो सिंपल सी बात समझ लीजिए, ये लूप दिया है हमको, ठीक है, ये लूप दिया है। इस लूप में दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक सेंटर पे है, ठीक है, और दूसरा दिया है इसकी एक्सिस पे, ठीक। और हमसे ये बोला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस इज इक्वल क्या है, 1/8 ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। करते हैं सॉल्व। क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी एक्सिस के लिए, μ0/2 I इंटू ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। रेडियस कितनी है, a, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, x। हमको यही फाइंड करना है, दैट इज इक्वल 1/8 इंटू सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0/2 इंटू I/a, μ0/2 इंटू I/r होता है I/a। करते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है, μ0/2 से μ0/2 कैंसिल, I से I कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा, a³ और ये 8 भी इधर ले आते हैं, 8a³ इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रूट में है, होल पावर 3/2 है, होल पावर 3/2। करिए कंपेयर, इसको अगर हम चाहें तो हम 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, इट मे बी रिटन एज 2a का होल क्यूब एंड इट इज रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रूट में है, इसका होल क्यूब। कर लीजिए, कंपेयर करोगे तो पावर्स हट जाएंगी कंपेयर करने पे, देन वी विल गेट 2a इज इक्वल रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। करिए, स्क्वायर कर लीजिए बोथ साइड, तो 4a स्क्वायर क्या होगा, दैट इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको इधर लेस करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 3a स्क्वायर या x इज इक्वल a√3, ठीक, ये हो गया। अब यहां पे समझ लो, तो देखो क्वेश्चन में जैसा बोला था हम उसी की लैंग्वेज को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो कर लोगे, क्वेश्चन को समझ लिया आपने, तोड़ लिया कि करना क्या है, तो सॉल्व तो वैसे ही हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना, कि कई बार हम यही नहीं समझ पाते कि हमको करना क्या है एक्चुअली, और अगर हम समझ गए तो फिर हम फॉर्मूला नहीं लगा पाते। पहले भी बोला है कि 3 स्टेप में सॉल्व होता है, पहले तो आइडेंटिफाई करना है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर कैलकुलेट करना है, ठीक। तो आइडेंटिफिकेशन और फॉर्मूला एप्लीकेशन बड़ा ध्यान से करना है, कैलकुलेशन तो वैसे ही ईजी होती है। तो जैसा बोला था, क्या बोला था हमसे, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस of the coil will the magnetic field be 1/8 of its value at center। एक्सिस का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज द 1/8 ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। लगा दिया, सॉल्व कर लिया, कितना आया, x इज इक्वल a√3 आ रहा है। ओके, बन गया क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है एक हेल्महोल्ट्ज कॉइल। अब देखिए हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स क्या होती हैं। जैसे हमने बात करी थी कि जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते थे, हम दो प्लेट्स यूज करते थे। दो प्लेट्स को पैरेलली रख के इक्वल और अपोजिट चार्ज जब हम इन पे डेवलप कर देते थे तो इनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता था जो कैसा रहता था, यूनिफॉर्म, ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। अब अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं,
कि हम दो सर्कुलर कॉइल्स को एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं, इस टाइप से रखते हैं कि इनके प्लेन्स कैसे हों, एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि एक कॉइल अगर हमने ये रखी है, हम इसी के पैरेलल एक दूसरी कॉइल रख देंगे। जब दो कॉइल्स को हम एक दूसरे के पैरेलल रख के उनमें करंट फ्लो कराते हैं तो उनके बीच एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है कि जब दो कॉइल्स को हमने एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है, इस टाइप से रखा हुआ है कि उनके प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं और दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, तो उनके बीच का जो स्पेस होगा इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं हेर्त्ज़ कॉइल। क्लियर? अब इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है, इसमें कोई अलग से नहीं करना है हमको, केवल वही करना है कि दो कॉइल हैं, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मेथड से ऐड कर देना है, आ जाएगा, हर पॉइंट पे आ जाएगा। हम इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। क्या है न्यूमेरिकल्स? देखिए, पहला न्यूमेरिकल दिया है, टू कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स या सर्कुलर लूप्स L1 and L2 of radius 3 centimeter and 4 centimeter are placed as shown in the figure. What should be the magnitude and the direction of current in the loop L2 so that the magnetic field at the point O be 0? अच्छा, इस पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होने चाहिए? 2 होने चाहिए यहां पे। ठीक, अब अगर हम यहां पे बात करेंगे तो एट पॉइंट O, ठीक, पॉइंट O पे देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? दो लूप है, एक तो हो जाएगा L1 का प्लस दूसरा किसका हो जाएगा? L2 का। नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 दे रखा है, दैट मीन्स BL1 वेक्टर प्लस BL2 वेक्टर इज इक्वल 0। दैट मीन्स जो आपका BL2 वेक्टर है दैट इज इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस BL1 वेक्टर। ठीक, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करनी है, तो देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं फॉर मैग्नीट्यूड। तो देखो मैग्नीट्यूड के लिए जब आप बात करोगे तो BL1 इज इक्वल क्या आएगा? BL2। कॉइल है तो कॉइल के लिए क्या होगा? म्यू नॉट बाई 2 इंटू I1 बाई R1 इज इक्वल म्यू नॉट बाई 2, अरे एक्सिस वाला केस है, सॉरी एक्सिस वाला केस है, ठीक है। एक्सिस वाले केस में क्या होता है? म्यू नॉट बाई 2 I इंटू A1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर होल पावर 3/2 इज इक्वल म्यू नॉट बाई 2, ठीक है, I2 इंटू A2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर होल पावर 3/2। क्या कैंसिल हो रहा है? म्यू नॉट बाई 2 से म्यू नॉट बाई 2 कैंसिल। बाकी का करते हैं कैलकुलेट। वैल्यूज रखेंगे, एकदम से खटाखट वैल्यूज रखनी है इसमें। कैसे? देखो I1 दे रखा है 1 एम्पियर, तो 1 इंटू ये कितना दे रखा है? 3। देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, एक तो ये, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास सेम यूनिट है तो चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? A1 स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x1 कितना है? 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस A1 कितना है? 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का होल स्क्वायर और होल पावर 3/2, ठीक, दैट इज इक्वल I2 हमको फाइंड करना है, पता नहीं है, इनटू रेडियस कितनी है? 4, तो 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसके लिए x कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर होल पावर 3/2। देखो
ये अगर आप बात कर रहे हो कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो ये x1, ये x2, ये a1, ये a2, बाकी i1 तो आपको दे ही रखा है। अब इसमें देखो इससे ये कैंसिल, तो ये आपका के पास क्या आ रहा है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो i2 इंटू 16 इज इक्वल 9, यानी कि i2 इज इक्वल 9/16। तो 9/16 कितना होगा, 9/16 हो गया एम्पियर। ठीक, अब प्रॉब्लम है कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करें। तो डायरेक्शन के लिए आपसे क्या बोला है कि अपोजिट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अपोजिट। तो अब अपोजिट कैसे फाइंड करोगे, तो अपोजिट के लिए देखो इसमें करंट कैसा है, इस टाइप से है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अगर आप इसमें देखोगे तो इसका जो होगा मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ, इस तरफ। अगर हम इसमें देखते हैं कॉइल ऐसी है और कॉइल में करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, यानी कि जो B1 होगा वो इधर होगा आइडियली, जो दे रखा है इधर B1, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है इसमें। अब अगर B2 की बात करते हो तो B2 का मैग्नेटिक फील्ड इधर होना चाहिए, कॉइल ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होना चाहिए, यानी कि इसमें भी करंट कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्योंकि B2 हमको इधर चाहिए। तो B2 इधर तभी हो सकता है जब करंट कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज हो। एंटी क्लॉकवाइज होने का मतलब है कि इसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर पहले में है तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही चाहिए। कैसा चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही हम यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो देखो हमने बात की मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए जैसे ये किया था। एक न्यूमेरिकल की बात और करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप बात करते हैं, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हम पीछे करके आए हैं, तो आई होप ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि डू इट बाय सेल्फ, ये आपको खुद से करना है और हमको भरोसा है कि यू कैन डू इट। ठीक, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। जो नोट्स हैं आज के वीडियो के वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जा रहा है वहां से मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।